Yes, you can telegram your questions if you have. Good evening, good evening. Just telegram your questions. Do you have any questions? Then telegram so that I can solve it. I have the questions from Yashwant, but Yashwant has not still joined. That's why I'm not discussing the Yashwant's question. That will be uploaded later. That is the thing. But अपलोड जब ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन आएगा तभी करेंगे, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि लाइव समझ ले उतना अच्छा है। हाँ भाई। ओके, देखो, थर्ड लॉ ऑफ मेंडल जो है दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि ये तो बात पता चल चुकी थी कि जो जीन्स होते हैं, बेसिकली जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो फैक्टर्स की वजह से होते हैं जिनको अब हम जीन जानते हैं, ठीक है। और जीन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिनको हम एलील्स कहते हैं, ठीक है। तो ये बात तो तय थी कि जीन जो है वो कंट्रोल करता है कैरेक्टर को। और जब कोई भी होमोजाइगस पैरेंट क्रॉस किया जाता है, किसी भी कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस वो जब क्रॉस किया जाता है, तो उसके जो एलील्स होते हैं, यानी कि जाहिर सी बात है डोमिनेंट एलील होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ये कैपिटल स्मॉल टी से क्रॉस किया जा रहा है, तो इसके एक गेमीट में कैपिटल टी होगा, दूसरे गेमीट में कैपिटल टी। एक गेमीट में स्मॉल टी, दूसरे गेमीट में स्मॉल टी। तो हमने ये देखा था कि फर्स्ट जनरेशन में सबके सब कैपिटल टी स्मॉल टी थे, मींस लेकिन टॉल थे। जब इनको सेल्फ किया गया, मतलब इनको आपस में क्रॉस किया गया, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस किया गया, देन वी सॉ दैट कि उसमें टॉल भी थे और डॉफ भी था, यानी तीन टॉल थे और वन डॉफ, दैट इज 3:1 रेशियो था फिनोटाइपिक, ठीक है। और जीनोटाइपिक रेशियो तो 1:2:1, ठीक है। तो हमने ये सीखा कि कोई भी कैरेक्टर का जो एलील होता है दैट गेट्स ट्रांसफर्ड, दैट गेट्स सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, फिर उसके बाद वो रीयूनाइट हो जाता है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे ये बात आई कि चलो ठीक है, एक एक कैरेक्टर लिया गया, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि एक ही कैरेक्टर होगा, सिर्फ एक कैरेक्टर रन करेगा, उसके तो सेवरल कैरेक्टर्स रन करेंगे। तो क्या एक कैरेक्टर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है और एक सेकेंड कैरेक्टर है जिसके लिए दूसरा जीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो क्या ये जो कैरेक्टर्स आगे जा रहे हैं, तो एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने के लिए क्या दूसरे कैरेक्टर को जीन का होना जरूरी है, ये दिमाग में आया। इसीलिए जो है मेंडल ने क्या लिया, मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस, मतलब दो कैरेक्टर्स को चूज किया उसने। आप लोग को मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर दिख रही है ना, क्योंकि इस वक्त मैं जियो पे ले रहा हूं। ओके, तो उसने क्या किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, ठीक है। तो जब डाई हाइब्रिड, क्यों दो कैरेक्टर लेना जरूरी था ना, इसीलिए उसने एक पेरेंट लिया जो कि दो कैरेक्टर्स के लिए क्या था, डोमिनेंट, दोनों कैरेक्टर्स के लिए डोमिनेंट, दैट इज राउंड सीड एंड येलो सीड।
ठीक है, राउंड एंड येलो, यानी जो सीड थी वो कैसा था, राउंड था, और कैसा कलर था, दैट इज येलो। ठीक है, राउंड येलो सीड। उसी तरीके से उसने क्रॉस कराया उसके रेसेसिव कैरेक्टर्स के साथ, दैट वाज रिंकल्ड एंड ग्रीन, मींस जो सीड था वो क्या था, रिंकल्ड था। टेलीग्राम, जस्ट टेलीग्राम आखिर। ठीक है, रिंकल्ड था, और कैसा था, ग्रीन था। ठीक है, रिंकल्ड था, ग्रीन था। ठीक है, इसको क्रॉस करा है, तो अब यहाँ पे दो कैरेक्टर है। तो जाहिर सी बात है, जब हमने फर्स्ट जनरेशन में देखा था, क्योंकि हमने समझ लिया था कि ये हमारा पेरेंट है और ये गेमीट है। अब जब ये गेमीट बनाएगा तो दो गेमीट्स बनेंगे, एक गेमीट में एक कैरेक्टर का एक एलील होगा, दूसरे कैरेक्टर का एक एलील होगा। दूसरे गेमीट में एक कैरेक्टर का एक एलील और दूसरे कैरेक्टर का एक एलील। इसी तरह यहां भी दो गेमीट्स बनेंगे, जिसमें एक कैरेक्टर का एक एलील और दूसरे कैरेक्टर का एक एलील, क्योंकि यहाँ पे एक कैरेक्टर राउंड है, दूसरा कैरेक्टर येलो है, एक कैरेक्टर रिंकल्ड है, दूसरा कैरेक्टर ग्रीन है। ठीक है, तो आर वाई एंड आर वाई। अब इनको जब क्रॉस कराया गया तो हमें फर्स्ट जनरेशन में क्या मिला था, ऑल डोमिनेंट वन, पूरे सारे जितने थे सब राउंड येलो थे, दे वर राउंड एंड येलो सीड्स। तो हम ये जानते हैं कि जब कोई भी पेरेंट होमोजाइगस होते हैं, अपने कैरेक्टर के लिए जब क्रॉस कराया जाता है, तो पहले जनरेशन में जो कैरेक्टर दिखेगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन डेटॉल, बेटा ये सारी चीजें आपके, यस सर। बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डेटॉल ये सारी चीजें मैं कैसे बताऊं? सर ये क्वेश्चन है, एक बता दीजिए। बेटा आप मैं यही कह रहा हूँ कि आप मुझे गूगल तो नहीं समझ रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि डेटॉल इज समथिंग, यू आर आस्किंग समथिंग व्हिच इज वेरी हाई प्रोफेशनल थिंग, means I'm not into means all chemicals and all chemical industry, I'm not working at that level. एंड सेकेंड क्वेश्चन सर। बेटा ये जनरल क्वेश्चन है, ये एक जनरल क्वेश्चन, आई एम जस्ट हियर टू मींस व्हिच स्लीपिंग एजेंट यूज्ड फॉर मेकिंग पीपल स्लीप, देयर आर लॉट्स ऑफ स्लीपिंग एजेंट्स। मतलब ये तो एक जनरल क्वेश्चन, ये कहाँ से तुम्हें मिला, ये बताओ, तुम इस वक्त बोर्ड पे फोकस कर रहे हो या फिर ये इधर उधर की चीज है? सर ये होमवर्क था, हम लोग स्कूल वाले टीचर दिए हैं। ये कौन सा होमवर्क है? सर बोले थे सर्च करके आना, आप लोग ये सर्च करके आइएगा। हाउ इट इज कनेक्टेड टू योर बोर्ड? सर आई डोंट नो बट इट्स आवर होमवर्क। वाह, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन डिटॉल। वही मैं कह रहा हूँ ना कि हाउ इट इज कनेक्टेड टू बोर्ड and Dettol. Obviously it's a mixture, there are antiseptic agents and all everything, and sleeping agents, there are a lot of, if you're talking of narcotic drugs and all, तो narcotic drugs में भी different types के होते हैं, means I don't know, whatever he will answer or she will answer, then just tell me. ओके सर। हाँ, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि means these are not you can say the part of the general science, these are the part of the specific sciences। और ये सारी चीजें ऐसी हैं कि ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन या नॉलेज होती है जो कि मींस यू हैव टू गेट टू इट सिंपल। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटॉल, आई डोंट नो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर, बिकॉज़ आई हैव नॉट गेट इनटू इट, कभी भी मैं उसमें मतलब मैंने देखा हो डिटॉल को, लेट अस सी दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डिटॉल। C8H9OCl, that is oxychloride, chloroxynolone. Now how it's connected to your board level, I don't know.
स्कूल वाले कुछ भी दे रहे हैं सर। नहीं, उसका एक रेलेवेंस हो, हाँ ठीक है, वो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा दिया, लेकिन किस कंटेक्स्ट में दिया था? मतलब कोई ऐसा टॉपिक चल रहा था या क्या चल रहा था कि डिटॉल अचानक से दिमाग में आया और जो है उस केमिस्ट्री की पीरियड चल रही थी। हाँ, हाँ, और उस पे बैलेंसिंग सिखा रहे थे हम लोग को, रेडॉक्स रेडॉक्स रिएक्शन। तो मींस डिटॉल व्हाई, अब आई डोंट नो, हो सकता है उनके माइंड में कुछ हो, बट दैट इज समथिंग। अब कोई मुझसे पूछे कि मिसाल के तौर पर कोई ऐसा एंटी फंगल एजेंट हो, कोई ट्यूब हो, उसका क्या वो फॉर्मूला होगा, तो ऑब्वियसली दीज आर समथिंग व्हिच आर मींस नॉलेज इज इनफाइनाइट। दो विच और क्वेश्चन दिए थे वो। वही ना, यहाँ पे क्वेश्चन, विच स्लीपिंग एजेंट यूज फॉर मेकिंग पीपल स्लीप। अरे देयर आर लॉट्स ऑफ स्लीपिंग एजेंट्स, इतनी दवाएं मार्केट में हैं जो लोगों को सुलाने के लिए होती हैं, एंजाइटी से दूर करने के लिए होते हैं। दैट इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन। वी आर नॉट स्टडिंग मेडिकल हियर, वी आर नॉट डूइंग एमबीबीएस। यस। वही चीज है, इररिलेवेंट अभी सारी चीजें। हाँ ठीक है, जब कोई आंसर देंगे तो हाउ इज कनेक्टेड टू योर बोर्ड, देन टेल मी, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। चलो, तो राउंड येलो जितना भी F1 जनरेशन में हमें मिलेगा, फर्स्ट फील्ड जनरेशन में, दैट इज राउंड येलो। अब जब यहाँ पे भी राउंड के साथ, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी राउंड के साथ येलो कैरेक्टर अटैच्ड, ठीक है, राउंड के साथ येलो कैरेक्टर। ओके, तो अब ये माइंड में आया, इसका मतलब राउंड वाले जीन के साथ येलो कलर वाले जीन का होना जरूरी है, बिकॉज राउंड अलग जीन से कंट्रोल होता है, येलो अलग जीन से। रेस्टिन, व्हाट इज रेस्टिन बेटा? अभी मैं समझा रहा हूँ जेनेटिक्स, सब इधर फोकस कर। यहाँ पे डाउट आर्स मैं यहाँ पे आपके जो बोर्ड से रिलेटेड है उसके लिए मैंने किया हुआ है। नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ गूगल्स एंड ऑल, गो एंड सर्च इट आउट, because Google is Google and I am not Google. I am Mohammed Saad, which is a human, not a robot, and the knowledge is infinite till death. जब मौका मैंने ये बाहर वाला साफ कर दिया, अंदर वाला मैंने कर दिया, ठीक है, बस यही वाला क्वेश्चन ये। हम्म ओके, अब उसके बाद, अब उस जब कंफ्यूजन हुआ, जाहिर सी बात है, देखो अब यहाँ पे राउंड येलो सीड्स हैं, तो जब राउंड येलो सीड्स को सेल्फ किया जाएगा, मतलब उनके पेरेंट्स को सेल्फ किया जाएगा, मींस F2 जनरेशन के लिए आर आर एंड वाई वाई इनटू आर आर वाई वाई, ठीक है। तो जब इनको सेल्फ किया जाएगा ऑब्वियसली, तो हमें ये पता है कि जो जीनोटाइप होगा और जो फिनोटाइप होगा फर्स्ट सेकेंड फीलियल जनरेशन में, तो उसमें हमें ट्विंकल्ड ग्रीन मिलने वाला है। लेकिन यहां पे एक कंफ्यूजन है कि अगर रिंकल्ड के साथ ग्रीन ही मिला, राउंड के साथ येलो ही मिला, तो इसका मतलब क्या है कि इनडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है, डिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ठीक है। लेकिन फॉर आवर सरप्राइज, व्हेन वी क्रॉस्ड इट, पूरा जो क्रॉस हमने किया था, गेमीट फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो डिटेल में उस वीडियो में मौजूद है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। और यही मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि अगर कैपिटल ए स्मॉल ए है, कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो फिर क्या गैमीट्स बनेंगे? तो ऑब्वियसली वन गैमीट विल बी आर वाई, वन विल बी आर स्मॉल वाई, वन विल बी स्मॉल आर कैपिटल वाई, एंड वन विल बी स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो हर गैमीट का कितना कितना परसेंटेज हो गया? 25%। इस टाइप के गैमीट कितने बनेंगे? 25%। इस टाइप के कितने बनेंगे? 25%। और इस टाइप के कितने बनेंगे? 25%। तो जब गेमीट फॉर्मेशन हुआ तो हमें फिनोटाइप क्या मिला? हमें चार तरह के फिनोटाइप कॉम्बिनेशन मिला, ठीक है। हमें राउंड येलो मिले सीड्स वाले प्लांट्स, कितने मिले? 9, ठीक है। हमें राउंड के साथ ग्रीन भी मिला,
मतलब राउंड के साथ येलो का होना जरूरी नहीं, राउंड के साथ ग्रीन है और दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऐसे कितने मिले? 3, यानी कि ये रेशियो है, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट नंबर्स, ठीक है। और रिंकल्ड के साथ हमें येलो मिला, ठीक है, दैट इज 3। और रिंकल्ड के साथ हमें क्या मिला? ग्रीन, रिंकल्ड के साथ ग्रीन, ठीक है, दैट इज 1। तो फिनोटाइपिक रेशियो हमें 9:3:3:1 मिला। ये फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस का सेकेंड फीलियल जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो है। तो इसका मतलब हमें राउंड के साथ ग्रीन मिला, मींस वी हैव राउंड बट इट इज तो राउंड के साथ येलो भी मिला, हमें रिंकल्ड के साथ भी येलो मिला, हमें राउंड के साथ ग्रीन मिला, ठीक है, हमें रिंकल के साथ ग्रीन मिला। ओके, तो हमें 9:3:3:1 फिनोटाइपिक रेशियो मिला, ठीक है। और जीनोटाइप का रेशियो कैसे निकालते हैं मैंने डिटेल में आपको बताया था कि यू हैव टू फॉलो दैट। ओके, इज दैट क्लियर? बेनेल्स थर्ड लॉ। ओके, नाउ क्वेश्चन है कि a convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it। मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस है और वो एक इमेज फॉर्म कर रहा है 50 सेंटीमीटर अपने से दूर, और रियल और इन्वर्टेड इमेज है। अब देखो, रियल और इन्वर्टेड इमेज है तो कॉन्वेक्स लेंस में रियल इन्वर्टेड लेंस के सामने बनती है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से याद करें, मन लगा के और ध्यान लगा के अगर आप याद करें, तो कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें, वी हैव द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो अगर रियल इमेज बन रही है तो यहां सामने ये ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो इमेज जो है, जो रियल इन्वर्टेड है, वो दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की तरफ से लाइट अगर आ रही है, ठीक है, like this, clear, this is the direction of light, this is the direction of light। ओके, तो अब यहां पे जो इमेज डिस्टेंस होगी, इमेज डिस्टेंस इधर से इधर कैलकुलेट होगी, दैट इज v। तो डायरेक्शन ऑफ लाइट की तरफ है, तो इसका मतलब जो इमेज डिस्टेंस है वो पॉजिटिव ली जाएगी, दैट इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ओहो, एक मिनट, ओके, आगे क्या बोल रहे हैं? और इमेज रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी अगर जो आपका जो इमेज है दैट इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। सो कमिंग हियर, अब हमें ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट और जो इमेज हाइट है वो दोनों सेम है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज इज सेम। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी यू, व्हाट विल बी यू, ऑब्जेक्ट कहां रखना पड़ेगा? तो कहां होता है? दोनों, ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज दोनों सेम।
यस 2f पर। तो अगर यहाँ ऑब्जेक्ट 2f1 पे है, ठीक है, तो मींस इमेज विल बी एट 2f2। नाउ द डिस्टेंस विल बी सेम। दोनों डिस्टेंस भी सेम रहेंगे। अब देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, गुड इवनिंग, मैग्निफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, दैट इज माइनस v बाई u, और क्या होता है, दैट इज एच आई बाई एच नॉट, यही होता है, ठीक है। अगर देखो ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट अगर सेम है तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, एच आई बाई एच नॉट, दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन क्या है 1, और यहां पे क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, तो u क्या हो जाएगा, दैट विल बी माइनस v, दैट विल बी माइनस 50 सेंटीमीटर। अब पॉइंट समझ में आया, यानी 50 सेंटीमीटर दूर हम इधर लेफ्ट में ऑब्जेक्ट को रखेंगे ताकि जो इमेज और ऑब्जेक्ट हाइट है वो दोनों सेम हो जाए। पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है। अब क्या कह रहा है, पावर निकालने के लिए, पावर क्या होता है, अब सेंटीमीटर में है तो 100 बाई एफ। अब देखो एफ क्या होगा, दैट विल बी हाफ ऑफ इट, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी फोकल लेंथ, अब कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव। निगेटिव किसका होता है, कॉनकेव का, और पॉजिटिव किसका होता है, कॉन्वेक्स का। तो यहां पे क्या हो जाएगा 100 बाई 25, क्योंकि 50 का आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 डायोप्टर। पॉइंट समझ में आ गया, कोई डाउट। ओके नेक्स्ट, आखिर ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये वाला क्वेश्चन आपके कोर्स में नहीं है। कार्बन एंड कंपाउंड का जो केमिकल रिएक्शंस हैं, इथेनॉल के, इथेनोइक एसिड के, ठीक है, वो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा है स्टेट द रोल ऑफ एल्कलाइन KMnO4 इन द रिएक्शन इन्वॉल्विंग कन्वर्जन ऑफ एन अल्कोहल टू द एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्कलाइन KMnO4 एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला पोर्शन जो कार्बन कंपाउंड में जहां तक है बस वहीं तक आपके कोर्स में है, उसके आगे सब डिलीटेड में है। फंक्शनल ग्रुप्स एंड द रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस है वो सब डिलीटेड में है। इज दैट ओके क्लियर। सर। और बताएं, आप लोग की खिदमत में हाजिर हैं, बताइए। देखो यशवंत के कितने क्वेश्चन थे और उसी ने ही ज्वाइन नहीं किया, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मैंने उसको बोला भी था यशवंत इतने सारे क्वेश्चन एक बार में पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। सर वन क्वेश्चन, हाँ बताओ। ओरल पूछे। और पूछे, हाँ पूछो। अब वही शोर सर हो रहा है। वेंट्रिकल्स का हाँ पूछो पूछो। वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल फिर से पूछो, आवाज कट देन रही है। एट्रिया, इसका कोई रीजन होगा। क्या चीज। वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल देन एट्रिया, इसका कोई रीजन है। हाँ बिल्कुल रीजन है। सर क्या है बताइए। ये बताओ कोई भी बॉल थिक क्यों होगी, कोई भी बॉल थिन क्यों होगी, हार्ट की या कहीं की भी, चलो हम हार्ट की ही बात करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ
बताओ आखिर। कोई भी बॉल थिक होगी, कोई भी बॉल थिन होगी। वाई? देखो सर क्यों? हाँ, प्रेशर। क्योंकि आपका जो हार्ट है, हार्ट की बात करें तो ये आपके वेंट्रिकल्स होते हैं और ये आपके एट्रिया होते हैं। ठीक है, अगर हम वेंट्रिकल्स की बात करें तो ये जो पोर्शन है आपका, दैट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस वन, ये और थिक होता है, ये और थिक होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम। तो ये और थिक होता है, क्यों? क्योंकि इस वेंट्रिकल्स में ये ज्यादा थिकर होता है और एट्रिया से तो थिकर हो गई। क्योंकि एट्रिया की अगर हम बात करें तो एट्रिया को सिर्फ ब्लड वेंट्रिकल्स तक पहुंचाना है प्रेशर देके। लेकिन अगर वेंट्रिकल्स की बात करें तो एक वेंट्रिकल जो राइट वेंट्रिकल है इसको प्रेशर देके लंग्स तक पहुंचाना है और दूसरा ये जो लेफ्ट है इसको पूरी बॉडी में पहुंचाना है, तो प्रेशर यहां ज्यादा होगा। इसी वजह से वेंट्रिकल्स में लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा थिक होता है, बिकॉज इट हैज टू सप्लाई द ब्लड टू द होल बॉडी। इज दैट क्लियर? यस सर। और बताइए, और कोई क्वेश्चन? क्योंकि आप लोग के क्वेश्चन अगर ओवर हो जाएंगे और यशवंत अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो मैं 9 क्लास को लिंक भेज दूंगा ना। अगर क्वेश्चन है तो सर एक और क्वेश्चन है लेकिन ओरल पूछने वाला है सिर्फ। हाँ, ओरल पूछो। सर रेड कलर इज सेलेक्टेड फॉर डेंजर सिग्नल, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, वेवलेंथ इज मोर, जिससे उसकी स्कैटरिंग कम होती है, तो वो ज्यादा दूर तक जो है फैलेगा, मतलब ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि स्कैटरिंग कम होती है। इज दैट क्लियर? सर स्काई अपीयर डार्क इन स्पेस, व्हाई? अनिमेश स्काई तुम्हारे अपीयर्स डार्क इन स्पेस। अनिमेश तुम्हारे पीछे बैठा हुआ है? नो सर मेरे पीछे कोई नहीं बैठा है, मेरे पीछे मेरे घर वाले हैं। अच्छा अच्छा, हाँ क्या पूछ रहे हो? सर स्काई अपीयर डार्क इन स्पेस, ऐसा क्यों? स्काई अपीयर, कोई भी चीज डार्क क्यों दिखेगी? बताओ, बेसिक रीजन। यस, आई नो दैट, मुझे मिल गए क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। ये कौन था सर? आवाज एक ही का माइक ओपन है और किसी का माइक ओपन नहीं। मेरी आवाज नहीं थी। हाँ, देखो, डार्क इसलिए होता है बिकॉज याद रखिए यूनिवर्स में 97% आपका डार्कनेस है एंड ओनली 3% इज लाइट। अब अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ के ऊपर है एटमॉस्फेयर और उसके ऊपर है स्पेस। ठीक है, तो आपको कोई भी कलर क्यों दिखेगा? जब वो कलर आपकी आई तक पहुंचेगा, जैसे भी रिफ्रैक्ट होके, स्कैटर होके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके वो आपकी आंख तक पहुंचे। कोई भी चीज डार्क या ब्लैक इसलिए दिखती है, या तो सारी की सारी लाइट एब्सॉर्ब हो जा रही है जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से आपकी आंख तक लाइट नहीं पहुंच रही। तो अगर हम स्पेस की बात करें तो लाइट तो ट्रेवल कर रही है ना, स्पेस एक बहुत वास्ट एरिया है गुड जिसमें मॉर्निंग जो सर। आखिर आपकी तरफ से आ रही है बेटा, इसीलिए मैं नहीं ऑन नो कर पा सर रहा। मेरी तरफ से वॉइस नहीं है, नूर आलम कोई है उसकी तरफ से आ रही है। हमजा, आपकी तरफ से माइक ऑन हो रहा है? हमजा, जस्ट टेल मी।
यहाँ पे फौरन बेटा दिख जाएगा क्योंकि मेरा फोकस बोर्ड पे था इस वजह से, लेकिन वो रिकॉर्ड हो जाएगा, इसीलिए ऑडियो और डिस्टरबेंस ये चीज नहीं होनी चाहिए। ओके तो यहाँ पे जो भी स्टार है, जो भी सन है, वो लाइट जो ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो ट्रेवल कर रही है, देयर इज नो रिफ्लेक्शन सोर्स, या अगर वहां से अगर एक लाइट आ रही है तो वो भी रिफ्रैक्ट हो जा रही है, और वो अगर हमारे आंख तक पहुंचेगी तो हमें वो लाइट दिखेगी, नहीं पहुंचेगी तो लाइट नहीं दिखेगी। पॉइंट समझ में आया? तो जाहिर सी बात है स्पेस में कोई भी आप कह सकते हो कि मीडियम नहीं है जो स्कैटरिंग करे, जो रिफ्रैक्शन करे, या फिर रिफ्लेक्शन करे, जिसकी वजह से हमें वो चीज दिखाई दे और लाइट फॉर्म में दिखाई दे। हमें कैसा दिखाई देगा? दैट विल बी डार्क। इज दैट क्लियर? ओके सर। ओके लेट अस सी मोर क्वेश्चन। डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट, अभी मैंने बताया था उसमें, चलिए फिर से बता दे रहा हूं। देखो यस यस मैं सारे क्वेश्चंस लूंगा। डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट यानी कि वो ट्रेट्स जो कि अपने आप को, मींस द ट्रेट which expresses itself, ठीक है, in presence of another trait, या फिर आप ये कह सकते हो the trait which mask over, जो कि मैंने पहले भी लिखवा था, mask over the another trait। मास्क ओवर का मतलब क्या हो गया? वो जो है इसको एक्सप्रेस नहीं करना देगा, तो वो ट्रेड क्या कहलाएगा? आपका डोमिनेंट। और रिसेसिव ट्रेड उसको कहते हैं जो डोमिनेंट की प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं कर पाए। जैसे यहाँ पे स्मॉल टी जो है वो डॉफ के लिए है, कैपिटल टी टॉल के लिए है, लेकिन जब कैपिटल टी स्मॉल टी आता है तो टॉल ही मिलता है, मतलब डॉर्फ टॉल की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। लेकिन तो ये टी, स्मॉल टी जब स्मॉल टी के साथ होगा तो डॉफ कैरेक्टर दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? द कैरेक्टर और ट्रेट विच एक्सप्रेसेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स एलील, अपनी जैसे एलील, अपनी जैसे ट्रेट के प्रेजेंस में। हेलो बेटा आवाज तो सही है? ठीक है, तो वो ट्रेड क्या कहलाएगा? डोमिनेंट। और जो डोमिनेंट की प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने जैसे की प्रेजेंस में ही एक्सप्रेस करे, डोमिनेंट की प्रेजेंस में ना कर पाए, वो रिसेसिव कहलाएगा। Name the two metals which will displace hydrogen from acid into water which will not। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज, बेटा जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, जो हाइड्रोजन के नीचे है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर साकिब? हाँ तो बेटा थर्ड मार्क्स में अगर आपको लिखना होगा तो आप रिएक्टिविटी सीरीज बनाएंगे, फिर उसके बाद आप ये कहेंगे कि भाई ये हाइड्रोजन, ये मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर है, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में, इस वजह से क्योंकि वहां पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज बनाना पड़ेगा अगर थर्ड मार्क में है। ठीक है, नहीं बनाए तो नहीं मिलेगा ना बेटा मार्क्स। थर्ड 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ना।
अब वो डिपेंड करेगा, ये किस में क्वेश्चन आया था, प्री बोर्ड में आया था। हाँ तुम्हारा क्वेश्चन हो गया यशवंत, सारे क्वेश्चन हो गए। ओके जियो पे चल रहा है सारा काम, इस वजह से हैव पेशेंस। आखिर इसमें से सारे, ये मेरा नहीं है सर। अरे अभिषेक 8th, देखो मैं आपको बताऊं ये सारे क्यों नहीं कर पा रहे हो आप, क्योंकि ये सब कुछ रिएक्शन का है जो कि आपके कार्बन कंपाउंड का। देखो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये एस्टर बन रहा है, CH3COO C2H5, ये एस्टर है, ठीक है। इसीलिए आप लोग, क्योंकि इट्स नॉट रिक्वायर्ड, कंसंट्रेटेड H2SO4 NO, ये सारे आपके केमिकल रिएक्शंस हैं इथेनॉल इथेनोइक एसिड के, जो कि आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। ये सब मैं बता दूंगा बेटा, एक बार हमारा साइंस कंप्लीट है हो तो रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, रिवीजन हो जाए उसके बाद हम आपका जो डिलीटेड पोर्शन है वो पढ़ा देंगे। Why iron metal surface turn brown in color when keep openly? Iron metal surface, यस जो भी क्वेश्चन है शुभम उसको सेंड कीजिए। देखो क्यों, क्योंकि आयरन जो है वो रिएक्ट करता है ना, ब्राउन कलर क्यों बना रहा है, रस्ट की वजह से। तो दिस इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ रस्टिंग, ठीक है, कोरोजन ऑफ आयरन बेसिकली। ओके तो यहाँ पे वही चीज है कि वो क्यों, क्योंकि वो मेटल ऑक्साइड लेयर बना लेता है, ठीक है, दैट विल बी फेरिक ऑक्साइड। ओके मेटल फॉस्फाइड नहीं, मेटल नाइट्रेट नहीं, मेटल कार्बोनेट नहीं, मेटल ऑक्साइड, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। इज दैट क्लियर? ओके सर। एक मिनट रुक जाओ, मास्टर स्क्रीन हैंग कर गई, फिर नेटवर्क चला गया क्या? मेरी आवाज आ रही है? हेलो? यस सर। ओके चलो, मेरी मास्टर स्क्रीन चेंज हो तो फिर यशवंत ने जो क्वेश्चन किया था, कई सारे क्वेश्चंस हैं, वो एक बार में सब नहीं बताए जा सकते, तो इस वजह से कहाँ गया क्वेश्चन, क्या वो गायब हो गया है, यहाँ। यस हमजा, आपका कोई क्वेश्चन है? यशवंत कहाँ गया, लो फिर गायब। यस शुभम, जब तक आप पूछिए। हेलो सर। हाँ शुभम बताइए। सर अर्थ का मास जो होता है कांस्टेंट होता है ना? हाँ तो सर एक टीचर एक स्कूल में क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर बोल रहे हैं कि जो हमारे अर्थ का मास हमेशा सर बढ़ता रहता है। देखो मैटर इज ऑलवेज, देखो मास इज ऑलवेज रिलेटेड टू मैटर। अगर अर्थ में मैटर ऐड हो रहा है बाय एनी मींस, यस चाहे सर। वो मिटियोर्स के थ्रू हो, चाहे वो मिटियोरॉइड के थ्रू हो, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल मास चेंज हो रहा है।
लेकिन एक इंस्टेंट की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो कांस्टेंट होगा। जैसे मान लो कि कोई मेटेओराइट हुआ, वो अर्थ के ऊपर आके गिरा, ठीक है, तो जाहिर सी यस बात है सर। अर्थ का मास बढ़ जाएगा, पहले से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सर स्पेस में तो वैक्यूम है ना। किसमें? सर सर स्पेस में तो वैक्यूम है ना। अच्छा, तो अगर स्पेस से पत्थर आके अर्थ पे गिरेगा 200 किलो का, तो अर्थ का मास बढ़ेगा कि नहीं? तो सर अगर मास अगर बढ़ेगा तो सर वो बोल रहे थे कि हमेशा अर्थ का मास बढ़ता है। जैसे मान लो कोई पार्टिकल अर्थ पे आके गिरेगा, तो सर अगर स्पेस में वैक्यूम है तो कोई चीज आके गिरेगी कैसे? और सर अगर कोई गिरेगी कोई चीज तो एस्टेरॉइड या मेटेरॉइड तो अर्थ तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अच्छा, वैक्यूम में कोई चीज ट्रेवल नहीं कर सकती? यस सर, लाइट ट्रेवल कर सकती है, लाइट। नहीं, दूसरा कोई कोई भी चीज मीडियम है? सर, सर कोई भी चीज ट्रेवल कर सकता है, लेकिन सर अगर अर्थ से अगर टकराएगा तो सर अर्थ तो डिस्ट्रॉय हो सकता है। नहीं, तो अर्थ तो डिस्ट्रॉय हो ही सकता है, तो इसीलिए मास का मतलब ये नहीं है कि वहां पे सिर्फ जो है इतने बड़े बड़े एस्टेरॉइड ही गिरे हैं। पॉइंट समझ में आए? ठीक है, देयर कुड बी स्मॉल मीटियोर्स। यस सर। हाँ, जो तारे गिरते हैं, मान लो कि वो चाहे फ्रैक्शन में हो, वो तो अर्थ के ऊपर ऐड हुआ ना। यस सर। हाँ, तो इसी वजह से। हाँ, अगर सर इंस्टेंट की बोल बात, हाँ बताओ। सर वो बोल रहे थे कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करती है तो अर्थ का मास भी तो इंक्रीज करना चाहिए। तो सर ये पॉपुलेशन इंक्रीज करती है, अर्थ का मास तो इंक्रीज नहीं करता है। वही मैं कह रहा हूँ, इट्स पूछ रहे थे। इट्स अ रिलेटिव थिंग। जैसे 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 मिसाल के तौर पर अर्थ है, अब उसके ऊपर 5 लोग रह रहे थे, ठीक है, अब 5,000 रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर ओवरऑल इन सारी चीजों को काउंट करोगे तो मास तो इंक्रीज हो रहा है ना। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते अर्थ का मास, हम ये कह सकते ओवरऑल ग्लोब का मास। पॉइंट समझ में आया? जैसे मिसाल के तौर पर आप हैं, इस वक्त आपने 2 किलो की, ओहो नेटवर्क चला गया, नेटवर्क चला गया, नेटवर्क चला गया, नेटवर्क चला गया। नेटवर्क चला गया। नेटवर्क चला गया था, अब मैं वापस आ गया हूं। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय स्क्रीन टू रिकनेक्ट। यस, ऑब्वियसली बेटा, जितने भी डाउटर्स होते हैं वो सब रिकॉर्ड होते हैं, जो कुछ एक्टिविटी होती है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। It's taking, the screen is taking time to connect. Now I am back, लेकिन बच्चे जा चुके हैं। आप लोग का और कोई क्वेश्चन है? क्योंकि नेटवर्क, सर एक क्वेश्चन। एक मिनट मुझे सेट करना है। यस, एक मिनट एक मिनट। अच्छा अच्छा, ओके।
हाँ देखो, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ये रिकॉर्ड हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमन विद ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, एंड देयर डॉटर हैज ब्लड ग्रुप ओ, एंड उसकी जो बेटी है उसके पास ब्लड ग्रुप ओ है. Is this information enough to tell you which of the traits blood group A or O is dominant or recessive, why or why not? देखो, बिल्कुल इतना काफी नहीं है, क्योंकि अगर हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से देखें तो A ब्लड ग्रुप जो है वो डोमिनेंट है, O जो है वो रिसेसिव. वहीं समझ में आया? ठीक है, A क्या होता है डोमिनेंट एंड O इज रिसेसिव. देखो A क्या होता है, A ब्लड ग्रुप है, ये O ब्लड ग्रुप है. तो अगर हम देखें इसमें तो हम ये कह सकते हैं we can have IA जीनोटाइप and we can have IO जीनोटाइप, यानी होमोजाइगस. इसी तरीके से A ब्लड ग्रुप के लिए IAIO हो सकता है और O के लिए IOIO हो सकता है. यानी कि A ब्लड ग्रुप इस जीनोटाइप का भी हो सकता है, इस जीनोटाइप का हो सकता है. जैसे हमने पढ़ा था टॉल, तो टॉल के लिए कैपिटल टी भी था, कैपिटल टी स्मॉल टी भी था. तो अगर AO से मैरी कर रहा है और उसके डॉटर में यानी कि फर्स्ट फीटल जनरेशन में O है, O यानी कि उसका जीनोटाइप होगा IOIO. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ डोमिनेंस जो हमने पढ़ा, तो उससे तो ये O डोमिनेंट हो जाना चाहिए जो फर्स्ट जनरेशन में दिखा. लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि A ब्लड ग्रुप जो है वो IAIA भी हो सकता है उस आदमी का और IAIO भी हो सकता है, मतलब वो होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है. तो हमें इसके अलावा और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी चाहिए ये बताने के लिए कि O डोमिनेंट है या रिसेसिव है. पॉइंट समझ में आया? तो इतनी इंफॉर्मेशन काफी नहीं है कि सिर्फ ये बोल दे कि A O के साथ जो है मैरी करता है, बेटी का O ब्लड ग्रुप है, तो फिर वो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा. इट इज नॉट, क्योंकि A ब्लड ग्रुप जो है वो होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है. तो इट विल डिपेंड ऑन व्हाट जीनोटाइप द मैन एंड वुमन हैज. इज दैट क्लियर? यस शुभम, आप क्या पूछ रहे थे? सर फ्यूजन और फ्यूजन में डिफरेंस क्या होता है? फ्यूजन और फ्यूजन. देखो, फ्यूजन मतलब फ्यूज होना, मिलना, फिजन मतलब टूटना. तो बेसिकली अगर हम बात करें, ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी का आपको टॉपिक है व्हिच इज डिलीटेड, बट आई कैन टेल यू फ्यूजन में क्या होता है. बेसिकली यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो रही है. न्यूक्लियर एनर्जी मतलब द एनर्जी पजेस्ड बाय द न्यूक्लियस. तो अगर दो न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं और वो एक नया एटम बना रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन के नंबर के बेसिस पे डिपेंड करेगा वो एटम. ठीक है, इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटम का एटॉमिक नंबर होता है. तो एक प्रोटॉन है तो हाइड्रोजन हो जाएगा, दो प्रोटॉन है तो हीलियम हो जाएगा. तो जब ये न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन. जैसे कि आपको नेचुरली सन में दिखता है कि एक हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस दूसरे हाइड्रोजन से फ्यूज करके हीलियम बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है. दूसरा न्यूक्लियर फिजन होता है. फिजन मतलब होता है ब्रेकअप. ठीक है, तो यहां पे यूरेनियम लेते हैं, ठीक है, और उसको न्यूट्रॉन से ब्रेकअप करते हैं जो कि आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होते हैं. तो वो बेरियम क्रिप्टन प्लस एनर्जी रिलीज करता है. ओके सर ये तो एटॉमिक बम में होता होगा ना? यस, ये एटम बम में होता है. न्यूक्लियर फ्यूजन हाइड्रोजन बम में होता है. ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन एटम बम में होता यस है सर. अगर बॉम्ब की बात करें. इसी तरह न्यूक्लियर फ्यूजन को यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बिजली पैदा करने के लिए. ठीक है, तो ये है दिस इज फिजन. यस सर. मतलब ब्रेकअप. देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियस इसका टूट गया है, बेरियम क्रिप्टन, और यहाँ पे न्यूक्लियस फ्यूज करके एक न्यूक्लियस बना है. तो दिस इज फ्यूजन एंड दैट इज फिजन. इज दैट क्लियर? यस सर. चलो ठीक है, फिर अब मैं 9th क्लास को शेयर कर देता हूँ लिंक. फिर नेक्स्ट टाइम कभी डाउट आर करेंगे, या अब तो क्लास भी बन गई है, तो जो शेयर होना था वो भी हो गया. तो डाउट आर होगा तो जो ऑफलाइन आना चाहता है ऑफलाइन आके पूछ लेगा. ये सब ओके सर सर डाउट आवर का अटेंडेंस भी लगता है? है.
सर डाउट टावर का अटेंडेंस भी लगता है? बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। आपने डाउट का अटेंड किया, पता होना चाहिए ना। यस सर। और प्री बोर्ड की तैयारी हो रही है? यस अभिषेक, आप क्वेश्चन कह रहे थे पूछने के लिए, पूछिए। हाँ, प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली और सेक्सुअली। देखो, अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करें, प्लाज्मोडियम इज व्हाट द प्रोटोजोआ, ठीक है। तो वो एसेक्सुअल, जैसे हम प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की बात करें, दैट इज मलेरियल पैरासाइट, ठीक है, मलेरियल पैरासाइट की बात करें, तो अगर मलेरियल पैरासाइट है तो एक मिनट मुझे बोर्ड शिफ्ट करने दीजिए। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो दो होस्ट को यूज करता है, ठीक है। वन इज मॉस्किटो एंड वन इज, दैट इज मैन, ठीक है। तो अगर बात करें तो उसकी दो लाइफ साइकिल, मतलब दोनों होस्ट को मिला के उसकी लाइफ साइकिल पूरी होती है। तो मैन में जो है बेसिकली वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, और मॉस्किटो में जाके, क्योंकि यहीं पे उसके मेल और फीमेल जो है बॉडीज अलग होती हैं, और ये दोनों जाके मॉस्किटो के अंदर जो है फर्टिलाइज करती हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वो वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो इट हैज बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ, ठीक है। लेकिन अगर आप 10th लेवल की बात करें, अगर आप अनफेवरेबल कंडीशन की बात करें, बहुत ध्यान से समझिएगा, अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन की बात करें तो मल्टीपल फिजन करता है ये, और ये एसेक्सुअल मोड है, जहां पे ये सिस्ट बना लेगा और इट विल डिवाइड इनटू मैनी सेल्स इन द सिंगल सिस्ट, ठीक है। तो मल्टीपल फिजन करता है। इज दैट क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर। अगर आप यहां पे करेंगे तो एसेक्सुअल मोड, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन में, ठीक है। तो यहां पे अगर 10th बोर्ड की बात करें तो 100% वो मल्टीपल फिजन की तरफ इशारा कर रहा है, दैट इज द एसेक्सुअल मोड। वो तो बेटा, वो जो रिएक्शन कंडीशंस हैं उसके हिसाब से होगा। ओके, इट्स ओके शशांक, इज दैट क्लियर? वो तो आपको रिएक्शन कंडीशंस पढ़नी पड़ती है ना बेटा, जब कोई रिएक्शन होता है। हाँ, तो अब जैसे एल्युमिनियम सल्फेट है, ठीक है, तो ऑब्वियसली दैट, देखो स्टेट जो होता है ना, स्टेट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जैसे ऑयल है, तो जाहिर सी बात है अगर ऑयल है तो वो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, लिक्विड फॉर्म। लेकिन आप टेम्परेचर कम करोगे तो वो सॉलिड स्टेट में हो जाएगा ना। तो स्टेट तो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, लेकिन जो आपके जनरल रिएक्शंस आपके कोर्स में है, तो उनका स्टेट जो है वो मेंशन्ड होगा कि आपको सॉलिड फॉर्म में लेना है, लिक्विड फॉर्म में लेना है, या उसका एक्वस फॉर्म आएगा तो वो लिखा होगा आपके केमिकल इक्वेशन में।
जैसे एल्युमिनियम सल्फेट, ऑब्वियसली दैट विल बी इन सॉलिड स्टेट इफ यू टॉकिंग अबाउट रूम टेम्परेचर, लेकिन आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये गैसियस फॉर्म में भी चेंज हो सकता है, मेल्ट भी हो सकता है। जैसे नमक है NaCl। बैलेंसिंग में क्या जरूरत है? बैलेंसिंग में सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट की कोई जरूरत ही नहीं है। बैलेंसिंग में सिर्फ आपको एटॉमिक एटम और उसके नंबर्स कितने हैं उसको बैलेंस करना है। यू डोंट हैव टू सी कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। हाँ, जो आपके रिएक्शंस ऑलरेडी एनसीईआरटी में हैं वो बैलेंस फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो जब आप उनको लिखेंगे तो दैट विल बी इनकम्प्लीट, मतलब दैट विल यू हैव टू राइट इट कंप्लीट जस्ट लाइक एनसीईआरटी। ओके, उनको प्रैक्टिस कीजिए लिख लिख के, तो उसमें ऑलरेडी मेंशन होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ओके चलिए, फिर मैं 9th क्लास को लिंक शेयर कर देता हूँ, अगर 9th क्लास में किसी को डाउट पूछना होगा। ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय। यस मिशाल, जो भी विशाल, आपको जो भी क्वेश्चन आपको पूछना क्वेश्चन है पूछना है तो उसको क्रॉप करके, फोटो खींच के क्रॉप करके उसको सेंड कर दिए, या फिर कोई साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप टाइप करके मैसेज बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Okay, Ria, I've received the, yes, I have received it. एक्चुअली ये नेटवर्क बहुत स्लो है जिसकी वजह से द वर्किंग इज स्लो, बट वी विल डू इट। एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन आ ही नहीं रहा है, तो इस वजह से जो है दिक्कत आ रही है, बट वी विल मैनेज इट।
हमजा बेटा आप माइक अपना ऑफ कीजिएगा। It's hanging a lot due to network. Okay, so बाइक आएगी, पहले अब आप पढ़ा लें उसके बाद, ठीक है? Yes, sure. Ria, your question is that in figure 10.39, A, B, C, D are 4 points on a circle. ठीक है, एक circle पे ये चारों points हैं. So let us draw this. Network is very slow. That's why it's creating a lot of issue. Because it's working on Geo network. Say this. Oh. Yes, beta, it's
creating a issue. Okay, give me 2 more minutes. जब तक बेटा आप लोग के पास कोई ओरल क्वेश्चन है तो वो कर लीजिए, ओरल कुछ पूछना हो। The board is not opening. बेटा देखो बियॉन्सी क्या होती है, मींस वो प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि अ, कोई भी ऑब्जेक्ट आप डालें, जैसे लकड़ी डालें, ठीक है, तो आप उसको जब रखोगे पानी पे तो क्या होता है कि वो तैरती है, ठीक है। कुछ बॉडीज जो हैं वो आधा तैरती हैं, आधी डूबी हुई होती हैं, कुछ बॉडीज होती हैं तैरती हैं लेकिन पूरी डूबी हुई होती है, लेकिन दे फ्लोट, ठीक है। तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप कोई भी चीज फ्लूइड में, जैसे पानी में आप कोई भी चीज डालो और फिर अपना हाथ हटा लो तो वो चीज ऊपर की तरफ बढ़ती है, मतलब ऊपर की तरफ झटका देती है, ठीक है। तो वो जो फोर्स है जो लिक्विड की तरफ से लग रहा है जिससे वो चीज ऊपर वापस आ रही है, दैट इज द बियॉन्ड फोर्स, उसको बियॉन्ड फोर्स कहते हैं या अप थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। तो बियॉन्सी वो प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसकी वजह से वो बॉडी फ्लोट कर पाती है, तैर पाती है, ठीक है। दैट इज व्हाट नोन एज बियॉन्सी। एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। जैसे
एक आपने लकड़ी का टुकड़ा डाला, तो अब मैं पूछूं आपको कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये तैर पा रही है, तो आप कहोगे बियोंसी की वजह से तैर पा रही है। क्यों? क्योंकि जब ये लकड़ी है या कोई भी चीज है उसके पास मास है, तो जब वो फ्लूइड में है तो वो नीचे फोर्स लगा रहा है, अपना वेट लगा रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ उसके ऊपर भी लिक्विड अपोजिट फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? मींस बियॉन्ड फोर्स। और ये प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये पूरा फिनोमिनन चल रहा है इसको हम कहेंगे बियोंसी। इज दैट क्लियर? रणवीर 10th का हो चुका है। डाउट आर हो चुका है। यस, फ्लूइड, फ्लूइड उसको कहते हैं कि जैसे कोई भी चीज जो फ्लो करे, दैट कुड बी गैस, दैट कुड बी लिक्विड, ठीक है, उसको हम फ्लूइड कहते हैं। आज असल में नेटवर्क नहीं है, फाइबर कनेक्शन नहीं है, जियो पे चल रहा है अभी, बहुत ज्यादा स्लो, कभी डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, समझ रहे हैं, सब दिक्कत आ रही है। मैंने सोचा था डाउट, लेकिन बहुत सारे डाउट्स हमने 10th क्लास में क्लियर किए हैं। अभी जब फाइबर कनेक्शन आएगा तभी ये वीडियो अपलोड हो पाएगी, क्योंकि वीडियो इतनी देर की है तो कम से कम 1.5-2-2.5 GB की होगी वीडियो। और कोई ओरल क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि बोर्ड जो है इस वक्त हो चुका है सही। ओके, तो रिया, हाँ पहले इनका रिया का मैं एक बता दूं क्वेश्चन, ठीक है। तो रिया देखिए कह रहा है कि ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल। एक सर्किल है जिसके ऊपर ABCD 4 पॉइंट है, ठीक है। इट इज लाइक दैट A, B, C and D. This is A, this is B, this is C and this is D. Okay, like this. ओके अच्छा देखो, अब ये 4 पॉइंट्स सर्किल पे है, तो ये चारों पॉइंट्स मिलके अगर कोई पैरेललोग्राम बना रहे होंगे तो वो क्या होगा? दैट विल बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? AC एंड BD इंटरसेक्ट एट E सच दैट एंगल BEC इज 130 डिग्री, ठीक है। एंगल BEC इज 130 डिग्री, ये इतना है। तो आगे बोल रहा है कि angle ECD is 20 degree, angle ECD, this one is 20 degree. So find angle BAC. We have to find angle BAC, this one. ठीक है, this one, angle BAC हमें find करना है। ओके अच्छा, अगर आप ध्यान दें, हमने पढ़ा था किसी भी सर्किल में एक सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे अगर हम यहां पे बात करें तो ये जो कॉर्ड है BC, ठीक है, तो ये एंगल BAC भी बना रहा है और ये एंगल BDC भी बना रहा है, तो इसका मतलब ये BAC BDC क्या होगा? इक्वल होगा। तो अगर किसी तरीके से, ये पता है ना रिया, तो अगर किसी तरीके से हम BDC निकाल लें तो वो BAC के बराबर हो जाएगा। अब ट्राइंगल आप फोकस करें BDC EDC पे, इस पे देखो, EDC पे फोकस करो, तो यहां पे ये लाइन है, दिस वन इज लाइन, दैट इज DEB, तो ये पूरा एंगल 180 बनेगा। तो अगर ये 130 है तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। 50 और 20 प्लस x, ये भी x होगा, यानी कि एंगल BAC विल बी इक्वल टू x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ओके, मैं पूरा प्रॉपर सोल्यूशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। एंगल BAC इज इक्वल टू x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल BAC और x दोनों एक ही सेगमेंट में एंगल बन रहे हैं विद द कॉर्ड BC, ठीक है। तो अब ये जो 50 और 20 और x होगा, ये 120 के बराबर हो जाएगा, मींस 50 प्लस 20 प्लस x, ये 180 के बराबर हो जाएगा। तो x क्या होगा? That will be 180 minus 70, that will be 110। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 110, तो एंगल BAC भी 110 होगा। Is that clear? Hamza, the doubt hour is going on well. If you have any question, then you can join. Okay, yes रणवीर, आपका क्या क्वेश्चन है?
कैन बी वर्चुअल। देखो कोई भी अगर रियल रेज मीट करेंगी तो वो जिस पॉइंट पे मीट करेंगी वहां पे रियल इमेज बनेगी, और जहां पे उसका वर्चुअल पार्ट मीट करेगा, जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर है, तो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट से एक रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी प्लेन मिरर से, ठीक है, और भी रेज आ रही हैं, तो अगर ये रेज है ये जाके मीट नहीं करेंगी आगे, तो ये वर्चुअली मीट करेंगी, ठीक है। तो यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा दैट विल बी वर्चुअल। So the object could be virtual when the reflected rays coming from the object meet virtually। जैसे मान लो कि आपकी आंख यहां पे होगी, हाँ हाँ, तो इमेज ही तो होगी। ऑब्जेक्ट वर्चुअल मींस अगर आप बात करें ये जो इमेज बन रही है, अगर इसको आप अब कंसिडर करोगे फॉर द नेक्स्ट मिरर, नाउ दिस वर्चुअल इमेज इज नाउ एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट। पॉइंट समझ में आया? Then that virtual image will be an object for the next image. Then in that condition that object could be virtual। Okay, और कोई क्वेश्चन? मिशेल आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? Hamza, are you joining? Because if you will join, you have question, then I will continue. Otherwise, the link is going to get off. मिशेल पढ़ाई हो रही है घर पे कि नहीं हो रही है? क्योंकि कोई क्वेश्चन का मतलब दो ही है, या तो सब आता है या तो एकदम पढ़ाई नहीं हो रही है। टेस्ट में भी आप अपीयर नहीं हुए? अच्छा हुए थे, सॉरी, आप हुए थे, मुनाफ नहीं हुए थे। और कोई क्वेश्चन है आप दोनों में से किसी का? Yes, Ria, any question? Okay then. Okay then, stay home, stay safe, goodbye.